तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग अब शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जाम्पल्स के लिए कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो, या फिर आपस में चार्जेस का होता है तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इसमें आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक बार फॉर्मूला आपको बता दूं, दैट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हैज ए वेक्टर बी वेक्टर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये 11th क्लास की चीज़ है बट मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर हमें दिस इज ए वेक्टर देन दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा एंड दिस विल बी ए साइन थीटा। अब अगर हम देखें हमें रिजल्टेंट चाहिए तो आर वेक्टर जो होता है वो होता है ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर जो होता है वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरीके से। और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर जो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल विथ कॉस थीटा। तो ये होता है रिजल्टेंट, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिजल्टेंट भी देखना होगा तो हमें वेक्टर सम की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने सोचा ये चीज़ आपको रिकॉल कर दूं। अब ये चीज़ आप दिमाग में रखना क्योंकि अब मैं जब यूज़ करूंगा तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। अब दो चार्जेस अगर हमारे पास हैं, समझ लो दो चार्जेस हमारे पास हैं, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू। तो ये प्लस क्यू यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा मिड पॉइंट पे इधर की तरफ, और ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा मिड पॉइंट पे इधर की तरफ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्लियर है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, चलो स्टैंडर्ड धीरे धीरे अप करेंगे। अब एग्जाम्पल 2 में अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैंने लिया प्लस क्यू और प्लस 2q। अब यहाँ पे समझना, फोर्स में ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पर मैं फिर से वो चीज़ करूँगा, वही काम करना होता है हमें जो फोर्स वाला है। वहाँ पर दो चार्जेस लेने होंगे, यहाँ पर सिर्फ सिंगल चार्ज की वजह से देखना होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम सिंगल चार्ज पे होता है। तो प्लस क्यू और प्लस 2q की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगा। चलो कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज x, दिस इज r माइनस एक्स। इसको मैं कह देता हूँ दोनों चार्जेस आपस में r डिस्टेंस पे थे। प्लस q यहाँ पर चलो मैं नाम देता हूँ a b, यहाँ पर ई ए होगा और यहाँ पर ई बी होगा इधर की तरफ। अगर ई ए और ई बी इक्वल हो जाएं तो यहाँ पर नेट फील्ड 0 हो जाएगा। तो ई ए और ई बी करके देखते हैं हम लोग। ई ए क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे ए की वजह से फील्ड देख रहे हैं हम लोग, तो ई ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और ई बी अगर हम लोग देखें तो k q के जगह आ गया 2q अपॉन r माइनस, अगर ये l x लिया है तो इसको भी x ले लेते हैं, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये x है तो ये r माइनस एक्स है। अब दोनों बराबर हो जाएंगे तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो दोनों को बराबर करते हैं, दैट इज ई ए इज इक्वल्स टू ई बी। दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, दैट इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के 2q अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। q कैंसिल q के साथ, k कैंसिल k के साथ, तो हमारे पास क्या बना, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो r, अब स्क्वायर रूट ले लेता हूँ बोथ साइड, r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट 2x। अब इससे मुझे x को एलिमिनेट करना हुआ तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज r अपॉन 1 प्लस रूट 2। मैंने एक साइड करके x को हम अपना काम हम लोगों ने कर लिया, 1 प्लस रूट 2। ये हो गया हमारी x की वैल्यू, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। तो सिमिलरली फोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया था प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन ज़रूर देख लेना, उस क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहीं पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ 0 होगा वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि वहाँ पर अगर कोई चार्ज मैं प्लेस करूँ Q तो उस पर फोर्स 0 होगा। यहाँ पर चार्ज प्लेस करूँगा Q, इस पर फोर्स 0 होगा। देन एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा, जहाँ पर फोर्स 0 होगा, या फिर फोर्स 0 कहाँ पर होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो दोनों में से एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो मान लो कि आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा वेक्टर सम पे आते हैं। वेक्टर सम आसान होता है, वेक्टर सम देखते हैं। वेक्टर सम में क्या कर सकते हैं हम लोग,
उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो भी फोर्स वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस क्लास में, बट फिर भी यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या होगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई मान लो इस तरीके से हम लोगों के पास कोई एक स्क्वायर है, तो अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है हमें किसी एक कॉर्नर पे, अगर अदर कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हों Q Q Q, साइड ले लेता हूं मैं L, ये Q इस पॉइंट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखना है ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया है हम लोगों ने, बट फिर एक बार बताता हूं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है मुझे, तो मुझे इंडिविजुअली तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज यहाँ प्लेस करते हैं और वो टेस्ट चार्ज जो होता है वो इसको देखते हैं कि वो फोर्स किधर एक्सपीरियंस कर रहा है। टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसकी वजह से आउटवर्ड, तो चलो यहाँ पर हो गया K Q अपॉन L स्क्वायर। डिस्टेंस अगर L था तो इलेक्ट्रिक फील्ड K Q अपॉन L स्क्वायर होगा, इसकी वजह से दिस इज K Q अपॉन L स्क्वायर। अब मैं बात करूं इसकी वजह से, तो इसकी वजह से K Q, ध्यान रखना डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज L, तो L स्क्वायर हो गया था, L स्क्वायर हो गया था, एंड दिस इज √2L, तो यहां पर मैं लिखता हूं 2L स्क्वायर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैं कहूं E, तो इक्वल है, इसको भी मैं कह सकता हूं E, और ये इनका हाफ है तो इसको मैं कह सकता हूं E/2। ये धीरे धीरे शॉर्टकट्स लेने आपको आ जाएंगे जैसे जैसे होगा। अब इस तरीके से अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनका वेक्टर्स हम लेते हैं, 3 का वेक्टर्स हम एक साथ नहीं लेते, तो हम क्या करते हैं किसी 2 का वेक्टर्स हम ले लेते हैं, एंड देन थर्ड वन वी हैव टू रिजॉल्व इट द रिजल्टेंट ऑफ दैट 2। तो इसमें वेक्टर्स हम जब बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर नाम दे देता हूँ A B C D, तो यहाँ पर लिखता हूँ रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EC। तो EA एंड EC का रिजल्टेंट अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब कॉस का तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री में ये पूरा टर्म तो पता ही है 0 हो जाएगा, cos 90 0, ये पूरा टर्म 0, तो ये हमारा क्या बना, दिस इज √2E। ये √2E किसका आया, इन दोनों का रिजल्टेंट, और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच होगा अगर दोनों फील्ड बराबर हों। तो ये दोनों बराबर है तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल 45 डिग्री पे आ जाएगा, दिस इज हाउ मच, √2E। तो इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, एक तो रिजल्टेंट इधर E/2, एक रिजल्टेंट इधर √2E। E/2 और √2E आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EB बनेगा हम लोगों का, दैट EB इज इक्वल्स टू √2E प्लस E/2। तो ये बन गया हमारे पास E कॉमन 2√2 प्लस 1/2, और E की वैल्यू ऑलरेडी हमने पहले ही एज्यूम कर रखी है, तो दिस इज 2√2 प्लस 1/2 एंड दिस इज K Q अपॉन L स्क्वायर, दिस इज EB। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग वेक्टर सम लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के से क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। मैं और एक क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं आपको जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वेक्टर सम वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में अभी बोर्ड में मिलेंगे, एनसीईआरटी में तो बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लो एक ट्राइंगल लिया मैंने, ट्राइंगल का साइड ले लेता हूं L L L, और यहाँ पर चार्ज पुट करते हैं हम लोग Q Q। 2 चार्ज मैंने पुट किया, यहाँ पर अगर मुझे फील्ड देखना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इधर की तरफ फील्ड ले लूँगा, दैट इज K Q अपॉन L स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है K Q/L स्क्वायर, हम लोग कर चुके हैं अभी, इसकी वजह से इधर दिस इज K Q अपॉन L स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा
ये रिजल्टेंट होगा, बीचों बीच होगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मैं इसको ई इमेजिन कर लूँ तो इसको भी ई इमेजिन कर सकता हूँ। ठीक, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगा, ई, चलो मैं नाम देता हूँ ए बी सी, तो ई एट सी क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर में कहा जाए तो दिस इज ई ए का वेक्टर प्लस ई बी का वेक्टर, दैट इज मैं लिखता हूँ दिस इज ई बी इज इक्वल्स टू दिस, इसको मैं नाम देता हूँ ई ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस। ओके, दोनों का वेक्टर सम होगा। अब वेक्टर सम का अगर हमें मैग्नीट्यूड लेना हो तो मैं लिखता हूँ ई सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। अब कॉस 60 डिग्री इज 1/2, मैं सीधे 2 कैंसिल करूंगा और मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पर रूट थ्री ई। तो मेरे पास यहाँ पर फाइनली रिजल्टेंट जो आ गया ई सी, दैट ई सी इज वॉट, ई सी इज इक्वल्स टू √3 और ई की वैल्यू है KQ/L स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शॉर्ट में क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम लोगों को ये चीज़ें क्या होती हैं, कैलकुलेशंस तो दिमाग में रखनी पड़ती हैं, उसके बिना आपको हायर लेवल पे क्वेश्चंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। और सबसे बात ये है इम्पॉर्टेंट कि अब याद करके एग्ज़ाम देने का ज़माना नहीं रहा, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आपको चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम लोग इसमें आता है डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में दो तरीके होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन और एट इक्वेटोरियल पोजीशन। चलो तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। फर्स्ट मैं लिखता हूँ एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन अभी अभी डाइपोल आपको बताया मैंने, एक्सियल पोजीशन क्या होता है ये भी बता दिया मैंने। तो अब एक्सियल पोजीशन यहाँ पर मैं लेता हूँ, दिस इज, चलो इसमें मैं लेता हूँ प्लस क्यू और यहाँ ले लेता हूँ माइनस क्यू, और डाइपोल लेंथ लिया मैंने ए और ए। इस पॉइंट पे मुझे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे, तो चलो इस पॉइंट का भी नाम ले लेता हूँ मैं पी। अब प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ई पॉजिटिव, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, दिस इज ई नेगेटिव। और वो डिस्टेंस पी जो मैंने लिया वो डिस्टेंस था एट आर फ्रॉम द सेंटर। अब इस कंडीशन में समझते जाना आप लोग, एक वीडियो में एक टॉपिक मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर एक में फोर्स किया था, एक में फील्ड कर रहा हूँ, और लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो फ्लक्स का होगा। आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से जिसको जो टॉपिक ना आता हो वो चैप्टर देख सकता है, और आप लोग चाहे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से क्लियर नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस तरीके से अब r जो होगा डिस्टेंस पे है, तो अब यहाँ पर e प्लस क्यू और e माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू की वजह से e और माइनस क्यू की वजह से e, दोनों का डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वहाँ पर नेट फील्ड जो होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट होने की वजह से माइनस होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई पी जो होगा दैट इज ई प्लस माइनस ई माइनस, चलो प्लस क्यू माइनस क्यू लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहें। तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपोजिट हैं। तो ई प्लस क्यू देखो, अब प्लस की वजह से जो डिस्टेंस होगा हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, दिस इज आर माइनस ए हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज आर प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो हमारा काउंट किया जाता है ये सेंटर से होता है। तो यहाँ पर जो माइनस का लेना है और जो प्लस का लेना है उसमें ए प्लस और माइनस हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ई पी ले लेता हूँ मैं, ई पी इज इक्वल टू ई प्लस क्यू के क्यू, ध्यान रखना प्लस और माइनस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। अगर ये डायरेक्शन कंसीडर ना करें तो आपको प्लस माइनस सोचना पड़ेगा, बट बेहतर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ बेहतर होगा यही कि आप लोग डायरेक्शन पहले ही डिसाइड कर लें कि पॉजिटिव है तो आउटवर्ड और नेगेटिव है तो इनवर्ड, ये होगा। तो ये के प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के प्लस क्यू की वजह से प्लस क्यू का डिस्टेंस क्या था, दिस इज आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ई
प्लस क्यू मेरे लिखने का मतलब है ई, और ई माइनस क्यू इज इक्वल टू लिखूँ तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब मैं ई पी अगर कहूँ तो दोनों का डिफरेंस देखो, के क्यू तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे के क्यू कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो के क्यू यहाँ पर बचा, और ऊपर यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको अगर मैं करूँ तो दिस इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म हमारा बनेगा। इसको ऊपर से रिजॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, दिस इज के क्यू, यहाँ पर आ जाएगा, इसमें 2ar और इसमें 2ar, दिस इज 4ar अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोर्ड की सेंसिटिविटी नीचे थोड़ी कम काम कर रही है, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये नीचे वाला टर्म एज इट इज मैंने लिख दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ध्यान से समझना, 4ar मैंने क्या बताया था, ये कंडीशन हो गई, दिस इज ई पी, ई पी इज इक्वल्स टू के इंटू 2 ये मैं लिखता हूं ऊपर, इंटू आर, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं देखूं तो दिस इज के 2 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पी, पी क्या था, पी था डाइपोल मोमेंट, अभी अभी किया हम लोगों ने, पी डाइपोल मोमेंट था, 2 तो यहाँ पर लिखा 2p इंटू आर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें एक कंडीशन होती है फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है कि एज कंपेयर टू आर 2a इज वेरी स्मॉल, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल मैं लिखता हूं फॉर शॉर्ट डाइपोल। जनरली क्वेश्चन शॉर्ट डाइपोल लिख के ही आएगा, ध्यान रखना, ये चीज आपको यूज नहीं करनी पड़ेगी, जनरली आपको शॉर्ट डाइपोल लिख के आएगा। तो r जो होता है वो मच ग्रेटर देन a हो जाता है, एंड दैट a हैज, देन EP इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूं, EP इज इक्वल टू, अब यहां पर r पावर 4 हो जाएगा, a हमारा इग्नोर हो जाएगा, तो r पावर 4 से एक r कटेगा, दैट इज k 2p अपॉन r क्यूब। ये जो बना ये फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बना, ये उसका डेरिवेशन था, ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के बाद अब एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ये एक्सियल था, अब इक्वेटोरियल की बात करते हैं। इक्वेटोरियल के लिए चलिए मैं आपको इसको हटाता हूँ, ये कंजस्टेड है बट मैंने स्टेप वाइज लिखा है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। अब एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करते हैं, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ओके। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब हम लोग देखेंगे तो क्या करते हैं, एक लिया मैंने प्लस चार्ज, एक लिया मैंने माइनस चार्ज, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, लेंथ वही हम a और a लेने वाले हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर हमें देखना है इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब, मैं r डिस्टेंस पे लेता हूं, r डिस्टेंस पे लिया मैंने। अब r पॉजिटिव की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ध्यान से समझना, पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ होगा E प्लस क्यू, और नेगेटिव की वजह से जो बनेगा वो अंदर की तरफ होगा, दिस इज E माइनस क्यू। क्लियर है, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गए। अब इनकी वैल्यूज अगर मैं कहूँ ये A है ये R है, तो दिस इज, मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ S, और S की वैल्यू क्या हो सकती है, दिस इज A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस इज बाई पाइथागोरस थ्योरम। A और R हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस अवेलेबल है। तो E प्लस क्यू, A माइनस क्यू की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों की वैल्यू देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, के क्यू अपॉन एस स्क्वायर, और यहाँ पर भी दिखेगा के क्यू अपॉन एस स्क्वायर। डिस्कस कर चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल हमें रखना होता है सिर्फ डायरेक्शन के लिए, अदरवाइज हमें पॉजिटिव नेगेटिव एक्सप्रेशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको मैं कह दूँ ई पी, चलो पी पॉइंट ले लेता हूँ, ई पी क्या हो जाएगा, तो अगर ये थीटा है, ध्यान से समझना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा।
ठीक। अब या तो मैं डायरेक्ट इसको वो लगा के वेक्टर सम लगा के निकाल लूँ, तो ई पी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ई पी जो होगा, चलो ई स्क्वायर, दोनों बराबर है तो मैं दोनों को ई एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखता हूँ ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई कॉस 2 थीटा, ऐसे होगा। 2 थीटा मैंने क्यों लिया? क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का पूरा एंगल 2 थीटा है। तो देखते जाओ, दिस इज 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये बना। इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करूंगा मैं, 2e स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन गया रूट। अब 2e स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं यहाँ पर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉस 2 थीटा एक आइडेंटिटी होती है, दैट कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये चीज़ मैं यहाँ नोट करने वाला हूँ। दिस इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बना। अब इसके बाद क्या बाहर आ गया? बाहर आ गया 2e कॉस थीटा। अब हमारे पास वैल्यू है 2 है, e के लिए मैं लिख सकता हूँ दैट इज के क्यू अपॉन एल एस स्क्वायर, नॉट एल, के क्यू अपॉन मैं लिखता हूँ एस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हम ले सकते हैं किसी ट्रायंगल से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मैं लिखता हूँ a बाई एस। तो हमारे पास क्या बन गया? चलो आते हैं ऊपर। हमारे पास बना k इंटू 2aq, के 2aq डिवाइडेड बाई एस क्यूब। एस क्यूब का मतलब मैं डायरेक्ट लेने वाला हूँ, इसका मतलब हो गया दिस। अब इसका क्यूब अगर मैं करूँगा तो a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना होने का मतलब क्या है? k, इसको हम लोग कह देते हैं p अपॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अब ये p क्या है? p इज, दिस इज डाइपोल मोमेंट, p इज डाइपोल मोमेंट, दैट इज 2aq होता है, ये q हो गया। फॉर अ शॉर्ट डाइपोल इफ मैं लिखता हूँ इफ a बहुत बहुत छोटा देन r, a अगर r से बहुत छोटा हो शॉर्ट डाइपोल में तो हमारा इग्नोर हो जाएगा। हमारा जो बनेगा दैट इज के पी अपॉन आर क्यूब। दिस इज e इक्विटोरियल। e इक्विटोरियल ये आ गया और e एक्सियल 2p अपॉन आर क्यूब आया था। तो आप ये बात अपने रियलाइज कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो दोनों के बीच का रिलेशन है, e इक्विटोरियल जो होता है वो हाफ होता है e एक्सियल के। तो चलो इस चीज़ का एक डायग्राम आपके दिमाग में भरना चाहिए। तो ये चीज़ आ गई हमारी। अब एक रिलेशन दिमाग में आप लिख लीजिए, दैट इज अगर ये डाइपोल है दैट इज प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये एक्सियल हो गया और ये इक्विटोरियल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पर 2e बनेगा तो यहाँ पर e बनेगा। ध्यान से समझना, यहाँ पर 2e बनेगा, वहाँ पर e बनेगा। कैसे? यहाँ पर जो e एक्सियल आया था वो क्या आया था? k 2p अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर आया था e इक्विटोरियल k p अपॉन आर क्यूब। तो ध्यान रखना, जो एक्सिस पे डाइपोल, जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डबल होगा इक्विटोरियल से। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये था हमारा डाइपोल, और ये पूरा पार्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा। इस यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया। अब टॉर्क एक बार देख लेते हैं। टॉर्क ऑन अ डाइपोल, हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। टॉर्क ऑन अ डाइपोल का मतलब जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल प्लेस करते हैं तो एक टॉर्क क्रिएट होता है। दैट टॉर्क इज हाउ, कैसा होगा, कितना होगा? ये क्या है? टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, टॉर्क ऑन अ डाइपोल
प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक डाइपोल मैं यहाँ पर प्लेस करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर एक डाइपोल लिया मैंने, दिस इज व्हाट प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। प्लस क्यू जो होगा दैट प्लस क्यू हैज अ फोर्स, आपको बताया था मैंने आज की क्लास में ही कि प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो फोर्स क्या लग रहा होगा, क्यू ई, और यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा ऑपोजिट, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। ओके, तो ये हो रहा होगा। अब डाइपोल लेंथ हमें पता है, दिस इज 2a। अब यहां से अगर मैं देखूं तो टॉर्क क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टॉर्क होता है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा फोर्स जो ट्विस्ट करे, कोई भी ऐसा फोर्स जो रोटेशन दे, दैट फोर्स इज टॉर्क। मतलब रोटेशनल फोर्स को टॉर्क कहा जाता है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं फोर्स इनटू रेडियस ऑफ रोटेशन, दैट इज टॉर्क। तो यहाँ पर फोर्स हमारे पास क्या बना, दैट इज क्यू ई, और रेडियस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये डाइपोल जो है ये देखो इस तरीके से रोटेट होगा, ऐसे ऐसे रोटेट होने का मतलब क्या है, ये एक फोर्स की लाइन तो ये हो गई ऐसे, और एक फोर्स की लाइन ये हो गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स इज दिस मच इज हाउ मच। अगर यहाँ पर थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल, ये डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये 2a होगा, दिस इज 2a cos 2a sin थीटा यहाँ पर बनेगा। तो जब दो चार्जेस पे फोर्स लग रहे हैं और वो फोर्सेस उस डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं, तो उसका जो टॉर्क होगा वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट फोर्स इज क्यू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 2a sin थीटा, दिस इज 2a sin थीटा। अब यहाँ पर हो गया 2aq e sin थीटा, ये हो गया टॉर्क। अब इसको अगर मैं ये कहूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज डाइपोल मोमेंट pe sin थीटा, ये हो गया pe sin थीटा टॉर्क। अब इसको वेक्टर टर्म फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क वेक्टर फॉर्म में p क्रॉस e, दिस इज, ये हो गया टॉर्क। अब p sin थीटा में एक चीज इसमें डिस्कस करने वाली होती है कि ये जो हमारा डाइपोल है ये कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कब अनस्टेबल होगा। ध्यान से समझना, अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और यहाँ पर एक डाइपोल रखा मैंने, चलो इसको साफ करते हैं तब मैं इक्विलिब्रियम समझाता हूँ, इस यहाँ पर थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हो रही है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल की बात जब हम करते हैं, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल क्या क्या होता है इसमें, स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर डाइपोल, ध्यान से समझना, डाइपोल को अगर हम कैसे भी रख दें, जैसे मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, यहाँ पर मैं एक डाइपोल रखने वाला हूँ, दो डाइपोल रखूँगा मैं ताकि आपको समझा सकूँ। यहाँ पर मैं रखूँगा प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। डाइपोल मोमेंट किधर हो गया, P इधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। दूसरा मैं एक और डाइपोल पुट करता हूँ, यहाँ पर मैं रखता हूँ प्लस क्यू और यहाँ पर रखता हूँ माइनस क्यू। अब ध्यान से समझना, यहाँ इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे हो गया, दिस इज P, ये उल्टा कर दिया मैंने, दिस इज P का डायरेक्शन जो है ये मुझे अलग लेना है, P का डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर और यहाँ पर P का डायरेक्शन दिस इज नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी दिस इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे। अब इस कंडीशन में देखो एक बात समझना, स्टेबल अनस्टेबल क्या है, पहले मैं आपको मैकेनिज्म बता दूं कि अगर एक डाइपोल को आप डिस्टर्ब करते हैं और वो फिर से सीधा होकर स्टेबल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम।
ये तो पता ही होगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और यहाँ पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। नेट फोर्स 0 है, डाइपोल जो है हमारा इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और यहाँ पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। ठीक है, ये आपको पता है, पॉजिटिव पे फोर्स लगता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पे फोर्स लगता है ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लग रहा है फोर्स यहाँ पे, ये तो आपको दोनों में दिख रहा है कि दोनों में नेट फोर्स 0 है और डाइपोल हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। अब इसमें स्टेबल कौन है और अनस्टेबल कौन है, ये समझने वाली बात है। तो स्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया, ठीक, डिस्टर्ब किया तो फिर से सीधा हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी बात करते हैं, अगर यहाँ इसको मैं ऐसे कर दूँ, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था, ये क्या करेगा, इसको सीधा करके फिर से ऐसे कर देगा। ध्यान से समझना। तो इसका मतलब ये वाला जो था ये स्टेबल है, ये डाइपोल जो है स्टेबल है। अगर आप इसको थोड़ा हिलाएंगे, इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे तो वो फिर से अपने आप को सीधा कर लेगा और ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब इसके बारे में सोचो, ठीक है, दिस इज स्टेबल। और अनस्टेबल के बारे में सोचो, इसके बारे में सोचते हैं। तो अगर डाइपोल को आपने हिलाया और यहाँ पर फोर्स इधर लग रहा था और यहाँ पर फोर्स इधर लग रहा था, अब ये डाइपोल क्या करेगा, अब ये पूरा रोटेट होगा ऐसे और फिर से जाके ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बना देगा ऐसे। कहने का मतलब आपने इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, वो पूरा ही डिस्टर्ब हो गया। दिस इज अनस्टेबल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। डिस्टर्ब करो और वो सीधा हो जाए तो वो स्टेबल है, और डिस्टर्ब करो वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाए तो वो अनस्टेबल है। तो इसका मतलब जब ये स्टेबल था तो P और E का डायरेक्शन सेम था, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था। और यहां पर P और E का डायरेक्शन जो है ये अनस्टेबल हो गया। यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या बना, 180 डिग्री। तो थीटा जब 180 डिग्री होता है तो अनस्टेबल होता है, और थीटा इज इक्वल टू जब 0 डिग्री होता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये था टॉर्क, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और ये था डाइपोल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस तरीके से हमें फोर्स मिलता है, किस तरीके से डाइपोल पे एक्सपीरियंस होता है टॉर्क, ये सारा कॉन्सेप्ट आज इसमें हम लोगों ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लक्स क्रिएट करेंगे और फ्लक्स के बारे में समझेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद एक पूरी क्लास मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के करूंगा, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, पूरे चैप्टर से, मतलब फोर्स, फील्ड और फ्लक्स तीनों को मिला के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कुछ। और उसके बाद आप लोग कहीं से भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बेसिक क्लियर रहेगा तो एडवांस लेवल पे जाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।